हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, एमपी के जितने भी टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं वो वेट तो वर्ग 2 के मेन एग्ज़ाम का कर रहे थे, क्योंकि वे वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा 2 साल पहले ही हो गई है। बट अभी ईएसपी ने, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आयोग है, उसने अनएक्सपेक्टेडली वर्ग 3 की एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है। जो भी एमपी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा कि वर्ग 3 की जो एग्ज़ाम होती है एमपी में वो प्राथमिक शिक्षकों के लिए होती है। अब जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षक से बीएड वालों को बाहर कर दिया है, तो अब लास्ट टाइम तो एमपी में वर्ग 3 में बीएड वालों को लिया गया था, बट इस टाइम पे बीएड वाले वर्ग 3 के लिए पात्र नहीं होंगे। तो जितने भी लोगों ने डीएलएड, डिप्लोमा या बीटीसी किया हुआ है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए, अभी तक एमपी ने का जो भी ईएसबी का कैलेंडर था, उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग उन्होंने एक भी एग्ज़ाम जो है वो अपनी प्लान डेट पे नहीं ली है। बट फाइनली उन्होंने वर्ग 3 का जो नोटिफिकेशन है उसको रिलीज़ कर दिया है और इन्होंने इसको बहुत ही फास्ट तरीके से कंप्लीट कराने के लिए इन्होंने आज सुबह सुबह ही न्यूज़पेपर में एक शॉर्ट नोटिस निकाला था और शाम तक ही इन्होंने फुल नोटिफिकेशन उसका रिलीज़ कर दिया है। अब देख लेते हैं कि इसमें फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि जो है वो 1 अक्टूबर से दी गई है और लास्ट डेट जो है वो 15 अक्टूबर है। मीन्स सिर्फ आपको 15 डेज का टाइम दिया गया है ये फॉर्म फिल करने के लिए। इस फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी फिल कर सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन प्रारंभ करने की जो तिथि रहेगी वो 1 अक्टूबर से रहेगी और लास्ट डेट जो रहेगी वो 20 अक्टूबर रहेगी। और एग्जामिनेशन की डेट जो है वो भी रिलीज कर दी गई है, जिसको 10 नवंबर को ले लेंगे। मीन्स ये क्या होता है कि कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम्स होती है, तो 10 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी और डिफरेंट शिफ्ट में जितने भी दिन चले। और इसमें क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है। शिफ्ट वाइज जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होती है और एमपी का जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही डिबेटफुल है। मीन्स इसकी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अब जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। केवल अगर हम परीक्षा शुल्क की बात करें तो जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं, मीन्स जो यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं या जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 और केवल जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रहेगा। साथ में आपको कियोस्क का जो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है उसमें 60 रुपये का अतिरिक्त पोर्टल शुल्क देना रहता है। सो टोटल फॉर्म फीस हो जाएगी 560 रुपीज़। अब अगर इन्होंने एग्ज़ाम डेट रिलीज़ कर दी है जो कि 2 शिफ्ट में होगी, 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट शिफ्ट जो होगी वो 7 to 8 या जो फर्स्ट शिफ्ट होगी वो 7 बजे से स्टार्ट होगी। मीन्स उसके लिए जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो 7 to 8 होगा और जो एग्ज़ाम की जो टाइमिंग होगी वो 9 to 11:30 होगी। 2.5 आवर्स का पेपर होगा। और सेकेंड शिफ्ट जो होगा वो 2:30 से 5 PM तक का रहेगा। जो रिपोर्टिंग टाइम होगी वो 12:30 से 1:30 तक रहेगा। अब देखिए, आपको जो नॉर्मल आपको एक पहचान पत्र लेकर के जाना होगा। पहचान पत्र जो फ़ोटो युक्त होता है उसी से आपको फॉर्म फिल करना होगा और आपको एग्ज़ाम के टाइम पर भी वही कार्ड लेकर के जाना होगा। परीक्षा के समय आप किसी भी कैलकुलेटर या मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ना ही आप लेकर के जा सकते हैं। सो परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, डिजिटल वॉच, ये सारी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते हैं। वही जो नॉर्मली आप किसी भी एग्ज़ाम में नहीं लेकर के जा सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सभी अभ्यर्थी, चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य के हों या नहीं हों, उनको मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होता है।
मीन्स आपको जो एमपी का रोजगार कार्यालय है वहाँ पे आपको अपना जीवित पंजीयन करवाना होगा अगर आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें डीएलएड वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने 2 वर्षीय डिप्लोमा किया है या 4 वर्षीय स्नातक बीएलएड किया हुआ है वो एलिजिबल हैं, बीएड वाले एलिजिबल नहीं हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ये जो है वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इसमें जो एसटी एससी ओबीसी हैं उनके लिए 50% और जितने भी यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 60% मार्क्स लाना अनिवार्य है। मीन 60% से ज़्यादा अगर वो लेकर के आते हैं तभी वो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। ठीक है, मीन्स मिनिमम मार्क्स यूआर के लिए 60% और एसटी एससी ओबीसी के लिए 50% है। और जैसा कि आपको पता है कि एक बार अगर आप एमपी में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उसकी वैधता जो होती है वो आजीवन होती है। और पात्रता परीक्षा की शुरुआत ही 2020 से हुई है, उसके पहले तो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होती थी। तो अगर आपने पात्रता परीक्षा 2020 में उत्तीर्ण की है या इसके बाद आयोजित होने वाले जितने भी परीक्षाएं हैं वो जो हैं वो आजीवन के लिए वैध हो गई हैं। ये सेम उसी की तरह है जैसे आपने सीटेट क्लियर किया हो या यूपी टेट क्लियर किया हो, वैसे ही ये एमपी टेट है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एमपी टेट में आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो वो 25,300 प्लस जो आपका महंगाई भत्ता होता है वो मीन्स टोटल मिला करके आपका 28-29,000 सैलरी बनती है। अब अगर बात करें हम इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न की, ये देखिए ये नॉर्मलाइजेशन का क्राइटेरिया उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। इस प्रकार से वो नॉर्मलाइजेशन करते हैं। हालांकि जिनका नॉर्मलाइजेशन हुआ है पिछले एग्ज़ाम में उन्हें पता है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ह्यूज लेवल पे होता है। मीन्स आपके 5 to 6 मार्क्स बढ़ सकते हैं और 5 to 6 मार्क्स घट सकते हैं। तो एमपी की जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत ही ख़तरनाक है। इसका स्टार्टिंग डेट तो देख लिया गया है कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक ही फॉर्म भरने की डेट्स हैं। इसके सिलेबस में देखें तो जो सिलेबस सीटेट का होता है सेम उसी तरह से इसका भी सिलेबस है। इसमें 150 मार्क्स के लिए 2 hours 30 मिनट दिया जाएगा। हर प्रश्न के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 30 क्वेश्चन जो होंगे वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के होंगे 30 मार्क्स के लिए। लैंग्वेज 1 आप हिंदी लें या इंग्लिश लें, लैंग्वेज 2 जो भी आपका रहेगा उसके इन दोनों के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। फिर मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के लिए। अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 6 to 11 साल के बच्चे रहते हैं 1 to 5 में, उनके अकॉर्डिंग ही मतलब उनको जो भी शैक्षिक मनोविज्ञान जो इस आयु वर्ग के लिए शिक्षण के लिए अनिवार्य होता है उसके आधार पर ही होंगे। ओके, जो भी आप भाषा 1 में जो भाषा चूज करेंगे वो प्रोफिशिएंसी पर आधारित होगी और भाषा 2 जो होती है वो आप हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई सी भी चूज कर सकते हैं। अगर हम फुल सिलेबस की बात करें तो बाल विकास में आपको बाल विकास की अवधारणा तथा इसके अधिगम से संबंध, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, सामाजिक प्रक्रियाएं, पियाजे, पावलोव, कोहलर और थॉर्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, बाल एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, व्यक्तित्व और उसका मापन, भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर की भूमिका, लिंग भेद, शैक्षिक प्रथाएं, अधिगमकर्ताओं में जो व्यक्तिगत भिन्नताएं,
भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित जो भिन्नताएं होती हैं उनकी समझ, अधिगम के लिए आकलन तथा अधिगम का आकलन, शाला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप एवं प्रथाएं, अधिगमकर्ता की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन और अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के आकलन के लिए। इससे आपके कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल 15 क्वेश्चन होंगे बाल विकास के। फिर समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, इसके भी आपको 5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान, प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान, समस्याग्रस्त बालक पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध के कारण एवं प्रकार, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, अधिगम और पेडागोजी के भी 10 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बच्चे कैसे सोचते हैं या सीखते हैं, बच्चे शाला में कैसे सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं, शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ, समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियां, अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरण, निर्देशन एवं परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। इतने सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पूछे जाएंगे। फिर हिंदी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक तो आपका 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होंगे और वो 15 मार्क्स का हो जाएगा। और 15 मार्क्स में आपको इसकी पेडागोजी होगी, हिंदी की जो पेडागोजी होती है वो रहेगी, जिसमें भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे जो हैं वो भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत भाषा लिखने में व्याकरण की भूमिका क्या होती है, भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियाँ, कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ एवं क्रमबद्धता, भाषा के चारों कौशल जो LSRW होते हैं उनका मूल्यांकन, कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुकक्षा स्रोत, पुनः शिक्षण। फिर सेम ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज में भी 2 अनसीन प्रोज और पैसेज होंगे, जिनके आपको क्वेश्चन देने होंगे, और 15 मार्क्स का जो होगा वो पेडागोजी होगा, जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW जो कि रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल, रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग एज अ लैंग्वेज फॉर communicating ideas verbally and in written form, challenges of teaching language in diverse classroom, language difficulty, teaching learning material, textbook, multimedia material, multilingual resources of classroom, evaluating language comprehension and proficiency, LSRW, and remedial teaching और reteaching, सेम एज संस्कृत में भी और उर्दू में भी आपको 2 पैसेज मिलेंगे और जो इनकी पेडागोजी होती है वो रहेगी। अब मैथ्स में तो 15 क्वेश्चन जो होंगे वो मेन सब्जेक्ट के होंगे, जिसमें नंबर सिस्टम, जोड़ना व घटाना, गुणा भाग, भिन्न की अवधारणाएं, बड़ी इकाई, छोटी इकाई, ज्ञात इकाइयाँ, पैसा, लंबाई, भार, आयतन, इसकी जो मूल गणितीय उपयोग होते हैं, मीटर को सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, पैटर्न, फिर अलजेब्रा, सर्कल, फिर 2D 3D मेंशुरेशन के चैप्टर्स, दैनिक जीवन से संबंधी विभिन्न आंकड़ों को एकत्र करना, घड़ी में समय मिनट पढ़ना, AM PM के रूप में व्यक्त करना, 24 घंटे की घड़ी का 12 घंटे की घड़ी से संबंध, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना, गुणा भाग में पैटर्न की पहचान, सममिति पर आधारित ज्यामितीय पैटर्न और दंडारेख।
के माध्यम से प्रदर्शित कर उसका निष्कर्ष निकालना। गणित के भी जो मैथ्स पेडागोजी होती है उसमें गणित शिक्षक का चिंतन एवं तर्क का विकास। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सामग्री का निर्माण और उसका उपयोग करने की क्षमता विकसित करना, मूल्यांकन की नवीन विधियाँ, निर्णयात्मक और पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास करना, गणित शिक्षण की नवीन विधियों का कक्षा शिक्षण में उपयोग करना। पर्यावरण अध्ययन के भी 30 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो होंगे वो कंटेंट के होंगे, जिसमें हमारा पर्यावरण, हमारे मित्र, खेल एवं कार्य, आवास, हमारा भोजन और आदतें, पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं और उपज, मानव निर्मित संसाधन और उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान। और इसके भी 10 क्वेश्चन जो होंगे वो पेडागोजी के होंगे, जिसमें पर्यावरण की अवधारणा एवं उसकी आवश्यकताएं, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरण शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सहसंबंध, अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधि और गतिविधियाँ, परिवेशीय भ्रमण, प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट कार्य, उनका महत्व, चर्चा, परिचर्चा, प्रस्तुतिकरण एवं समूह शिक्षण व्यवस्था से सीखना, सतत व्यापक मूल्यांकन, पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सामग्री और सहायक सामग्री तथा उनके अनुप्रयोग, और स्थानीय परिवेश की समस्याएं और उनका समाधान खोजने की क्षमता। ये आपका टोटल सिलेबस है, जिसमें से आपको 60%, अगर आप यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको 60% मिनिमम मार्क्स लाना है, और एसटी एससी के हैं तो आपको 50% मिनिमम मार्क्स लाना है। टोटल 150 मार्क्स का होगा, जिसका आपको 50 या 60% लाना रहेगा। और ये एग्ज़ाम एक तरह से बोला जा सकता है कि ईजी भी है, बट इसमें सेम सीटेट की तरह बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट हाँ इसके क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअल ज़्यादा होते हैं। बी प्रिपेयर फॉर दिस, एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।